laminar airflow equipments. Laminar airflow is of two types. First one is vertical laminar airflow and second one is horizontal laminar airflow. Vertical laminar airflow, laminar means positive pressure maintain, airflow के थ्रू पॉजिटिव प्रेशर का मेंटेनेंस इन aseptic एरिया, ठीक है। और जो एयर फ्लो है डेट वन इज इन वर्टिकल डायरेक्शन टू द वर्किंग सरफेस। जो वर्किंग सरफेस है उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में आपका क्या होना चाहिए, एयर का फ्लो, that is called as vertical laminar air flow. But when air flows in horizontal direction to the surface, working surface, through laminar air flow, then it's called as horizontal laminar air flow. यानी फ्लो का जो डायरेक्शन है अगर हॉरिजॉन्टल है, वर्किंग सरफेस के कंपैरिजन में हॉरिजॉन्टल है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो। इफ एयर फ्लो इज इन वर्टिकल डायरेक्शन तो इसको क्या बोला जाएगा, vertical laminar air flow. Now this one is the arrangement of vertical laminar air flow bench. First, this one is the working space or in the aseptic area. ये वर्किंग स्पेस है आपका aseptic एरिया में, ठीक है। और ये है आपका हैफा फिल्टर, मीन्स लेमिनार एयर फ्लो का फिल्टर, ठीक है, हाई एफिशिएंट फिल्टर। ये आपका फिल्टर पेपर अरेंज किया हुआ है। यहाँ से आपका ब्लोवर के थ्रू आपकी क्या आ रही है, एयर, ठीक है। एयर आपका कहाँ से पास होके, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वर्टिकल। देख लीजिए, वर्किंग सरफेस के जस्ट वर्टिकल पोजीशन में आपका क्या एयर का फ्लो होगा, इसको बोला जाएगा वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो। जो एयर का फ्लो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन, किसकी, वर्किंग सरफेस की वर्टिकल डायरेक्शन में। और किसके थ्रू पास होके एयर आ रही है, आपका हैपा फिल्टर के थ्रू पास होकर। इससे पहले आपका प्री फिल्टर अरेंज किया हुआ है और ये है आपका एयर इनलेट, इसके थ्रू नीचे की तरफ ब्लोवर से पास होते हुए ये कहाँ पे जा रही है, हैपा फिल्टर। हैपा फिल्टर को पास करके आपका यहाँ पे आ रही है ये वर्टिकल पोजीशन में वर्किंग सरफेस में। सेम हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो बेंच के लिए देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पे जो आपका अरेंजमेंट है हैपा फिल्टर का वो क्या है, साइड बाय अरेंजमेंट होने से आपका एयर यहाँ से इनलेट करेगी और तब ये हैपा फिल्टर पे जाके ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल आपका वर्किंग प्लेस क्या है, वर्किंग सरफेस क्या है, ये है। और यहीं से इसका ये फ्लो बन रहा है, तो ये इसको क्या बोला गया, हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये क्या कर रही है, आपका इफेक्ट करेगी, यानी असेप्टिक पॉजिटिव प्रेशर, असेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करके रखेगा। देन डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो इन हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो में जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो कितने टाइप से बैक, यानी कि एयर फ्लो की डायरेक्शन है। तो सबसे फर्स्ट ये देख लीजिए हॉरिजॉन्टल, आप यहाँ प्री फिल्टर और ब्लोवर के थ्रू एयर पास हो रही है, प्री फिल्टर और ब्लोवर के थ्रू एयर पास होके आपको हैपा फिल्टर को क्रॉस करके ये वर्किंग सरफेस के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एयर फ्लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसे क्या बोला गया है, हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो। इसको क्या बोला गया, डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो क्या है इसका, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्किंग सरफेस, वर्किंग एरिया के अगेंस्ट के उसमें हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है ये वर्किंग एरिया में, ठीक है। तो इसको बोला गया हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो। नाउ एयर फ्लो पैटर्न, अब एयर किस तरह से फ्लो करती है, उसके पैटर्न कौन कौन से होते हैं।
एयर फ्लो विद इन द क्लीन रूम मस्ट बी केयरफुली रेगुलेटेड, केयरफुली रेगुलेट करना पड़ता है उसके फ्लो को, टू अवॉइड जनरेटिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, और इसको अवॉइड करना है कि ये डिफरेंट सोर्सेस से जनरेट नहीं हो, सिर्फ हेपा फिल्टर को क्रॉस करके ही सेप्टिक एरिया में एंटर हो। द जनरल एयर फ्लो पैटर्न इज इन 3 ways, ये 3 तरह के एयर फ्लो पैटर्न में डिवाइड है, ठीक है, यानी कि एयर फ्लो के जो पैटर्न है ये 3 ways से क्रिएट किए जाते हैं हेपा फिल्टर के थ्रू। इसमें देख लीजिए, फर्स्ट वन इज यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो, जो एयर फ्लो है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सेकेंड वन इज नॉन अनडायरेक्शनल एयर फ्लो कर दीजिए, और यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो, ठीक है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, इवन वर्टिकल पोजीशन में भी, हॉरिजॉन्टल। और नेक्स्ट वन ये है आपका कंबाइंड एयर फ्लो, कंबाइंड एयर फ्लो यानी यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो भी मेंटेन होगा असेप्टिक एरिया में, प्लस नॉन यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो भी है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इस एयर फ्लो का असेप्टिक एरिया में, इसको बोला गया है कंबाइंड एयर फ्लो। अब देख लीजिए 3 ways कौन कौन से हैं एयर फ्लो के। दिस वन इज द फर्स्ट वे, जो फर्स्ट वे है वो आपका कौन सा वे है, यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो, यानी कि एक ही डायरेक्शन में एयर का फ्लो होना असेप्टिक एरिया में या वर्किंग सरफेस एरिया में, उसको क्या बोला जाता है आपका यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो। ये एयर फ्लो आपका क्या है, यहाँ से आउटलेट है, हेपा फिल्टर एयर कंडीशन फैन, एग्जॉस्ट फैन के थ्रू हेपा फिल्टर को पास करता हुआ एक ही डायरेक्शन में, आपका वर्किंग सरफेस की एक ही डायरेक्शन में जो फ्लो पैटर्न जनरेट हो रहा है उसे क्या बोलेंगे आप, यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो, यानी कि एयर का जो फ्लो है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शन में है। नेक्स्ट, नॉन यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो, ठीक है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल जो एयर फ्लो नहीं है वो नॉन यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो। इसके अंदर ये आपका हेपा फिल्टर है, सेम ये आउटलेट्स हैं आपके, ठीक है, ये भी आउटलेट है आपका, यहाँ एयर कंडीशन के थ्रू, फैंस के थ्रू एयर इंसर्ट हो रही है आपका, ठीक है, और ये हेपा फिल्टर के थ्रू वर्किंग एरिया के अंदर देख लीजिए, इस डायरेक्शन में भी, वर्टिकल डायरेक्शन में भी जा रही है आपकी एयर, स्ट्रेट डायरेक्शन में भी आ रही है, यानी कि नीचे की तरफ आ रही है आपकी एयर, तो इससे क्या बोला गया, नॉन यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो, यानी कि इस फ्लो का कोई एक सिंगल डायरेक्शन नहीं है, ये फ्लो वर्टिकल डायरेक्शन में भी है, ठीक है, और यूनिडायरेक्शन में भी है। नेक्स्ट, कंबाइंड एयर फ्लो, कंबाइंड एयर फ्लो में देख लीजिए, सबसे फर्स्ट हमने जो पढ़ा था वो था यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो। इसके अंदर जो हेपा फिल्टर है, स्मॉल हेपा फिल्टर की हेल्प से ये यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो जनरेट किया जाता है, ठीक है, और बाकी ये आपका क्या है, वर्टिकल पोजीशन वाले एयर फ्लो हैं सारे, ये आपका स्मॉल हेपा फिल्टर के थ्रू जनरेट किए गए, यानी कि ये वाला है आपका नॉन यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो। ये कौन सा है, नॉन यूनि और अनडायरेक्शनल एयर फ्लो, इस हेपा फिल्टर के थ्रू अनडायरेक्शनल एयर फ्लो को जनरेट किया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन है दो फ्लो पैटर्न का, जो इससे प्रीवियस फ्लो पैटर्न है। फर्स्ट वन इज कौन सा है, एयर फ्लो, और सेकेंड वन है नॉन यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो। क्लीन एरिया का क्लासिफिकेशन, क्लीन एरिया को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, कौन कौन से ग्रेड्स में रखा गया है, ठीक है, एट रेस्ट पे उसमें जो पार्टिकल साइज है वो कितना प्रेजेंट होना चाहिए, और कितने पार्टिकल साइज के नंबर प्रेजेंट होने चाहिए एक पर्टिकुलर यानी क्यूबिक मीटर्स के बीच में, इसके बेसिस पे जो क्लीन एरिया है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ग्रेड ए दिया है क्लीन एरिया को, बी, सी और डी। इसके अंदर आपका ऑपरेशन करते समय मिनिमम पार्टिकल की जो रेंज है वो ये डिसाइड की है, ठीक है, और एट रेस्ट यानी कि जब कोई भी वॉकिंग नहीं हो रही है तब उसकी पार्टिकल्स की रेंज को इस तरह से डिफाइन किया है कि इतने पार्टिकल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तब उस एरिया को क्या बोला जाएगा, ग्रेड ए एरिया। देन
अगर ज़्यादा है तो ग्रेड बी एरिया, अगर 29 माइक्रोमीटर एट रेस्ट पर पार्टिकल्स हैं, कितने पर प्रेजेंट है नंबर ऑफ पार्टिकल पर क्यूबिक मीटर की रेंज में आपका 29 पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट है तो उसको ग्रेड बी का एरिया बोला जाता है। इसी तरह से सी एंड डी एरिया। नाउ सोर्सेस ऑफ कॉन्टेमिनेशन इन असेप्टिक एरिया। असेप्टिक एरिया में कौन कौन से सोर्स होते हैं कॉन्टेमिनेशन के, जिसके थ्रू की जो प्रिपेयर्ड फॉर्मुलेशन है, मैन्युफैक्चर्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट है, वो कॉन्टेमिनेट हो सकता है। इसमें देख लीजिए सबसे फर्स्ट पॉइंट, कॉन्टेमिनेशन मीन्स, कॉन्टेमिनेशन का मीन्स क्या है? द प्रेजेंस ऑफ माइनर अनवांटेड पार्टिकुलेट मैटर। माइनर और अनवांटेड, जिसकी की जरूरत नहीं है, ऐसा पार्टिकुलेट मैटर, किसी भी तरह का सब्सटेंस, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन टू पैकेजिंग। पैकेजिंग इज द लास्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन इंडस्ट्री। पहले मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, देन मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन से पैकेजिंग। ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कम्स अक्रॉस कंटामिनेशन। मीन्स ये जितने भी सेक्टर्स हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, दे ऑल कम्स अक्रॉस द कॉन्टेमिनेशन। उसके अंदर कॉन्टेमिनेशन किसी भी फेज में, किसी भी सेक्टर में फॉर्मुलेशन के अंदर हो सकता है। और द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कॉन्टेमिनेशन, कॉन्टेमिनेशन आपके 3 टाइप्स के होते हैं और कॉन्टेमिनेंट भी 3 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि ये कॉन्टेमिनेशन की सोर्स पे डिपेंड करेंगे। फर्स्ट वन इज द एटमॉस्फेरिक कॉन्टेमिनेशन। एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन क्या है? सेकेंड वन इज फ्लूइड कंटेमिनेशन। थर्ड इज ट्रांसफर कॉन्टेमिनेंट, यानी कि ट्रांसफर मटेरियल के थ्रू ऑब्टेन होने वाला, ठीक है, कौन सा कॉन्टेमिनेशन, उसको क्या बोला गया है? ट्रांसफर कॉन्टेमिनेंट। और इसको किस कैटेगरी में, यानी कि जो कॉन्टेमिनेशन का सोर्स है, इसको, इसके लिए इसको क्या बोला जाएगा? ट्रांसफर कॉन्टेमिनेशन। किसके थ्रू हो रहा है? इन दिस फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक कॉन्टेमिनेशन। एटमॉस्फेरिक कॉन्टेमिनेशन क्या है? एटमॉस्फेयर के थ्रू ऑब्टेन होने वाला कॉन्टेमिनेशन, यानी कि प्रोडक्ट को स्पॉइल करने वाला मटीरियल, एक पर्टिकुलेट मैटर, उसको क्या बोला गया? एटमॉस्फेरिक कॉन्टेमिनेशन। फर्स्ट पॉइंट, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रिपरेशन। जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, किसके ड्यूरेशन में? मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज, प्रोडक्ट को स्टोर करना है, दैट, ये सभी जितना भी ड्यूरेशन है इसका, ठीक है, दैट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रिपरेशन। फाइनल प्रिपरेशन की क्वालिटी पे अफेक्ट करेगा। उस क्या अफेक्ट करेगा? सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर क्यों अफेक्ट करेगा? व्हाई इट इज रिस्पॉन्सिबल? बिकॉज इट कंटेन पोटेंशियल कॉन्टेमिनेंट्स। ये इसके अंदर कौन से कॉन्टेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? लाइक डस्ट, एटमॉस्फेयर में डस्ट प्रेजेंट है, सिलिका प्रेजेंट है, गैस लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, water vapor and other microorganisms as for example Pseudomonas aeruginosa and Aspergillus niger। ये आपके सारे क्या है? एटमॉस्फेयर की सराउंडिंग में प्रेजेंट है एंड दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रिपरेशन while the prepared preparation is manufactured or stored। ठीक है, जब उसे स्टोरेज या मैन्युफैक्चर किया जाता है उस समय उसकी क्वालिटी पर अफेक्ट करता है आपका क्या? सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। क्यों अफेक्ट करता है? बिकॉज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ डस्ट, सिलिका, गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, water vapor and microorganisms are present on the surrounding atmosphere। These contaminants may get incorporated into the end products। और जो एंड प्रोडक्ट्स हो गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट है हमारा, उसमें किसी भी स्टेज में ये क्या कर सकते हैं? इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि मिक्सअप हो सकते हैं, इधर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के भी ड्यूरेशन, यानी कि ड्यूरिंग में ये क्या हो सकते हैं? इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ड्यूरेशन में इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। इसकी वजह से ये आपका क्या है? एटमॉस्फेरिक कॉन्टेमिनेशन फाइनल प्रिपरेशन में आपका उसकी क्वालिटी के ऊपर अफेक्ट करेगा। प्रिवेंशन, अब इस कंडीशन को रोका किस तरह से जाए? प्रायर टू इट्स एंट्री इनटू द वर्किंग एरिया में एंटर होने से पहले द एयर शुड बी इनिशियली पास थ्रू अ सुटेबल प्री फिल्टर।
ठीक है, जो एयर है वो किससे पास होनी चाहिए, प्री फिल्टर से, एंड देन पास थ्रू द हेपा फिल्टर, उसके बाद ये हेपा फिल्टर से पास होनी चाहिए। यानी कि जो हैवी मटेरियल है, हैवी डस्ट पार्टिकल है, वो कहाँ पर रुक जाने चाहिए, आपके प्री फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू रुक के उसके बाद में ये हेपा फिल्टर को क्रॉस करना चाहिए। Periodically removal of airborne dust settle on the walls, floor and ceiling is essential। और एक ड्यूरेशन पे, यानी कि 2 दिन में, 3 दिन में, जो एयरबॉर्न डस्ट है, ठीक है, वो आपका वॉल्स के ऊपर सेटल होगी, फ्लोर्स के ऊपर, सीलिंग के ऊपर। तो ये सब जगह से उस एयरबॉर्न डस्ट को क्या है, हटाना चाहिए आपको, इससे कि एटमॉस्फेरिक कॉन्टेमिनेशन नहीं होता है। ये 2 वेज हैं एटमॉस्फेरिक कॉन्टेमिनेशन को रोकने के लिए। पहला वे है प्री फिल्टर के थ्रू एयर का पास होना, देन उस एयर को हेपा फिल्टर के थ्रू पास कर दीजिए। और जितनी भी डस्ट आपकी जो सेटल हो रही है वॉल, फ्लोर, सीलिंग, इस सब को फिर पीरियोडिकली या तो 8 आवर्स के बाद में या 24 आवर्स के बाद में रिमूव करना ही करना है वैक्यूम फिल्टर के थ्रू। फ्लूइड कॉन्टेमिनेशन, फ्लूइड का कॉन्टेमिनेशन, ठीक है, वाटर देख लीजिए, जो वाटर है ऐसा सॉल्वेंट, सबसे बड़ा सोर्स है वाटर, एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैक्सिमम फॉर्मुलेशन आपका किस में प्रिपेयर्ड होती है, वाटर में। और इसलिए बोला गया कि वाटर इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सॉल्वेंट used in pharmaceutical industry, although it is deprived of most of the contaminants। ठीक है, बहुत सारे कॉन्टेमिनेंट से ये लैक है, येट इट कंटेन, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पायरोजेंस, ट्रेसेस ऑफ सल्फेट्स, क्लोराइड्स, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। ये कार्बोनेट्स इसके प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है, क्लोराइड्स प्रेजेंट है और पायरोजन प्रेजेंट है। तो इतना सफिशिएंट है किसी भी मैन्युफैक्चर्ड फॉर्मुलेशन को या फाइनल प्रोडक्ट को स्पॉइल करने के लिए, कॉन्टेमिनेंट करने के लिए। सो वॉशिंग विथ वाटर मे लीव ट्रेसेस ऑफ दीज कॉन्टेमिनेंट्स। और जब हम इनिशियल स्टेज पे हमारे जितने भी एपरेटस हैं, ग्लास वेयर्स हैं, उनको वॉश करते हैं वाटर के थ्रू, तो इस तरह का कॉन्टेमिनेशन क्या होगा आपका, यही सोर्स है आपका फ्लूइड कंटामिनेशन का। ठीक है, यही सोर्स है आपका ट्रेसेस ऑफ सल्फेट्स का, क्लोराइड का, जो कि किस पे अडहेर रह जाते हैं, आपका वॉशिंग यानी ग्लास वेयर्स के ऊपर, जिसका यूज़ किया जा रहा है। प्रिवेंशन, इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है फ्लूइड कंटामिनेशन को, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन शुड बी कैरिड आउट यूजिंग प्यूरिफाइड वाटर। जब भी आप कोई मैन्युफैक्चर करते हैं, किसी फॉर्मुलेशन की मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन किया जाता है, तो ऑलवेज लिखा जाता है कि यूज़ प्यूरिफाइड वाटर अप टू द क्वांटिटी सफिशिएंट। ठीक है, ये प्यूरिफाइड वाटर को सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड कंटामिनेशन से क्या है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट फ्लूइड कंटामिनेशन के थ्रू स्पॉइल नहीं हो, डिग्रेड नहीं हो, उसके लिए आप किसका यूज़ करते हैं, प्यूरिफाइड वाटर का। मोस्टली इंडस्ट्री प्यूरिफाइड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ करती है। डीआयोनाइज्ड वाटर का भी यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन फॉर्मुलेशन। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पैरेंटल एंड वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए, पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए स्टेराइल वाटर का यूज़ करते हैं। और बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, ये भी आपका किसके लिए एम्प्लॉयड किया जाता है, यानी कि जितनी भी पैरेंटल प्रिपरेशंस हैं जो डायरेक्टली बॉडी के वेन्स के थ्रू हमारे साइट ऑफ एक्शन पे जा रही है, ब्लड में जा रही है, उसके लिए मोस्टली जो वाटर का यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, वाटर फॉर इंजेक्शन। इसका यूज़ करते हैं, ये स्टेराइल वाटर है। बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन का भी यूज़ किया जाता है। देन थर्ड वन इज द ट्रांसफर कॉन्टेमिनेंट्स। अब मटेरियल के ट्रांसफ़र होने से, ठीक है, कौन किस तरह का कॉन्टेमिनेंट्स होता है आपके फाइनल प्रोडक्ट में या मैन्युफैक्चर के ड्यूरेशन, इसके लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल थिंग्स हैं, सोर्सेस हैं, ये देख लीजिए। ट्रांसफर कॉन्टेमिनेंट्स रेफर टू द कॉन्टेमिनेंट सोर्स्ड फ्रॉम पर्सनल यानी कि जो ऑपरेटर है वो खुद, एंड व्हील्स ऑफ ट्रॉली,
यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, जो व्हील्स हैं ट्रॉली के, जिसका यूज़ किया जा रहा है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट या कि रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है उसके व्हील्स के थ्रू कंटामिनेशन होगा, या फिर खुद ऑपरेटर के थ्रू। और ऑपरेटर के थ्रू किस तरह से कंटामिनेशन होगा, उसकी स्किन की स्कैल्स के थ्रू कंटामिनेशन होगा, या उसको कोई अनहेल्थी कंडीशन है तो वो कंटामिनेशन क्रिएट करेगा उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में। पर्सनल, देख लीजिए, पर्सनल वॉकिंग इन असेप्टिक एरियाज, जो पर्सनल की वॉकिंग है असेप्टिक एरिया में, इफ़ सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, अगर वो कोल्ड से सफ़र है, एलर्जिक कंडीशन से सफ़र है, डर्मेटोलॉजिकल यानी कि स्किन प्रॉब्लम से सफ़र है, एनी अदर अनहेल्थी कंडीशन, और किसी भी तरह की अनहेल्थी कंडीशन है उसकी, कैरी मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो अपने साथ में क्या कैरी करके ला रहा है, मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट, वो किस में रिलीज हो जाएंगे, आपके असेप्टिक इन्वायरमेंट में, बाय स्नीजिंग, स्नीज करने से, कफिंग करने से, टॉकिंग, बात करने से, कैन लीड टू द कंटामिनेशन, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका कंटामिनेशन। और ये कंटामिनेशन ह्यूमन यानी पर्सनल से ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएगा आपका, प्रोडक्शन तक, जो भी इंडस्ट्री प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चर कर रही है उस मटेरियल के पास। फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल्स, देख लीजिए एक एग्जांपल दिया है आपका कि किस तरह से कंटामिनेशन फैल रहा है, ट्रांसफर कंटामिनेशन क्या है। इन दिस द डस्ट पार्टिकल मे गेट एंटेगल्ड विथ फाइबर ऑफ द क्लोथ्स, अब जो क्लोथ्स के फाइबर है इसके बीच में कुछ गैप्स है, यानी कि जाली टाइप्स के फाइबर का सेटलमेंट होता है क्लोथ बनाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, आपका चिपक जाते हैं, एंट्रैप हो जाते हैं, विच कैन गेट डिसलॉग्ड, पहले क्या हुए, वो लॉक्ड हो गए, ठीक है, क्लोथ के जो जेल यानी कि फाइबर्स के बीच का जो अरेंजमेंट है उसके अंदर जो थोड़ा सा गैप बच गया उसमें क्या है आपका डस्ट पार्टिकल लॉक्ड हो गए। अब जैसे ही पर्सन की बॉडी मूवमेंट हुई वो डस्ट पार्टिकल क्लोथ से क्या हो गए, डिसलॉक्ड, डिसलॉक्ड होने के बाद में वो कहाँ जाएंगे, आपका सीधा जो फॉर्मुलेशन प्रिपेयर्ड हो रही है, मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, उसके साथ में क्या हो सकता है, उनका कंटामिनेशन। इसलिए जो भी पर्सनल है उसकी क्लोथिंग, उसको जितने भी वेयर्स पहनाए जाते हैं ऊपर से नीचे तक, वो सभी क्या होने चाहिए, स्टराइल होने चाहिए। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में देख लीजिए किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है ट्रांसफर कंटामिनेशन। इन दिस फर्स्ट, पर्सनल शुड बी हेल्दी, जो पर्सनल ऑपरेटर है असेप्टिक एरिया में जिसको वॉक करना है, जो पर्सनल है ये शुड बी हेल्दी, वो पर्सन आपका क्या होना चाहिए, वो ह्यूमन बींग्स आपका क्या होना चाहिए, ऑपरेटर बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम गाउन, गाउन यानी टॉप टू बॉटम जो उसका पहनावा है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम गाउन द पर्सनल बियर स्टराइल कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल स्किन एरियाज, ठीक है, जो भी गाउन है उसका, उसके अलावा भी उसको जैसे कि बालों को ढकने के लिए, हाथों की उंगलियों के लिए, हाथों के लिए, ये कंप्लीट जो स्किन एरिया को कवर्ड अप करते हुए उसका जो वियर है, पर्सनल वियर है, वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली स्टराइल होना चाहिए। The entrance of most of the working area is equipped with air blower, और जो एंट्रेंस है वर्किंग एरिया का वो किससे एक्यूप्ड, यानी कि वहाँ पर किसका अरेंजमेंट होना चाहिए, एयर ब्लोवर का। एयर ब्लोवर के अरेंजमेंट से क्या होगा, जैसे ही आप अंदर एंटर होंगे एक पॉजिटिव प्रेशर के थ्रू एयर ब्लो करेगी आपकी बॉडी के जितने भी क्लोथ्स आपने पहन रखे हैं उसके ऊपर, और जो भी डस्ट पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप कैरी ऑन करके ले जा रहे हैं वर्किंग एरिया में, वो सभी क्या होंगे, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ यानी कि निकल के आपका पीछे जो जिस डायरेक्शन में फ्लो जा रहा होगा उस डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकल जाएंगे और आप कंप्लीटली स्टराइल हो जाएंगे। डेट एड इन रिमूविंग एनी लूज डर्ट लिंट फ्रॉम यूनिफॉर्म ऑफ द ऑपरेटर, ठीक है, जो ऑपरेटर की
यूनिफॉर्म है उसमें से जो लूज डर्ट होगी, लिंक्ड होंगे, जो फाइबर्स होंगे, ठीक है, वो सब क्या हो जाएंगे आपके, उड़ जाएंगे हवा के प्रेशर के साथ में। All the apparatus and their carrier being carried to the septic areas should be sterilized by suitable methods. और जो भी कैरी करके लेके आ रहे हैं आप, कि जितने भी apparatus का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, वो सारे apparatus अगर कैरी ऑन करके सेप्टिक एरिया में लाए जाते हैं तो उसको प्रॉपरली स्टरिलाइज्ड करना है पहले सुटेबल मेथड का यूज़ करके। यानी कि जो मेथड रबर के लिए ऑटोक्लेव है, दूसरे मेथड्स, ठीक है, ग्लासवेयर के लिए हॉट एयर ओवन का यूज़ कर रहे हैं स्टरलाइजेशन पर्पस के लिए। ये जितने भी मेथड्स एक प्रॉपर मेथड का यूज़ करके सारे ऑपरेटर्स को, सारे ग्लासवेयर को आपको क्या है एसेप्टिक एरिया में लाने से पहले कंप्लीटली स्टरिलाइज करना चाहिए। थैंक यू।